दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और बाद में उस फैसले को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके उलट दिया। अब सवाल आता है कि अध्यादेश होता क्या है, राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में ये अधिकार है अध्यादेश जारी करने का, और अध्यादेश का स्टेटस क्या है। आज इस पर बात करेंगे। वो क्या हुआ उससे कोर्ट में, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम बात करेंगे कि अध्यादेश होता क्या है और क्यों जारी किया जाता है। इसके पहले कि आगे बढ़ूं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबाएंगे तो आप तक हमारा वीडियो पहुंचेगा, आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा। आते हैं अध्यादेश पर। संविधान की धारा 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश असल में कानून है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रपति को कानून बनाने का सीधा अधिकार है। राष्ट्रपति को कानून बनाने का सीधा अधिकार है संविधान की धारा 123 के अंतर्गत, जिसको कि ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये यहाँ पर मैं स्पष्ट करता चलूँ कि ये कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, तो राष्ट्रपति को कैसे मिल गया? तो राष्ट्रपति को अलग से कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति चूंकि संसद का हिस्सा होते हैं, विशेष परिस्थितियों में, अभी उस पर मैं डिटेल में बाद में आऊँगा, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं किसी खास मकसद से। अब ये खास मकसद और क्यों, किन परिस्थितियों में, उस पर आते हैं। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, उसका वही प्रभाव है, वही ताकत है जो कानून संसद द्वारा पारित किए जाते हैं उनकी जो ताकत होती है। ये बराबर का ताकत रखेगा ये जो कानून बनता है ऑर्डिनेंस के माध्यम से या अध्यादेश के माध्यम से। संसद के कानून बनाने के अधिकार पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि वो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन वाला कोई कानून संसद नहीं बना सकती। ऐसा कोई कानून संसद नहीं बना सकती जिससे कि आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकारियों का हनन होता हो या वायलेशन होता हो। ऑर्डिनेंस में भी वही चीज़ है कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति नहीं जारी कर सकते जिससे कि आम जनता के मूल अधिकारों का हनन होता हो या उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो। दूसरा, फंडामेंटल राइट की बात आ गई तो इसको धारा 13 क्लास 3 में स्पष्ट किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डिनेंस दोनों शब्दों का इस्तेमाल करके उसको सुरक्षित कर लिया गया है कि चाहे कानून बने हो संसद से प्रॉपर या राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया हो, अध्यादेश जारी किया गया हो, दोनों ही परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा। दूसरी बात ये आती है कि राष्ट्रपति, जो हमने कहा अभी कि कानून बनता है, तो कानून, देखिए इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूंगा और क्लियर। अध्यादेश जारी हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव भी, जैसे कि संसद कानून बना सकती है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है उस कानून का प्रभाव पिछले तारीख से भी हो सकता है, पीछे के दिनों से भी हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे काम जब किए गए होंगे जब ये कानून नहीं था, लेकिन उनको भी इस कानून के अंतर्गत लिया जा सकता है, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। दूसरा, अमेंडमेंट किया जा सकता है, किसी मौजूदा कानून को संशोधित किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है अध्यादेश के माध्यम से। रिपील ऑफ एनी लॉ, किसी कानून को पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं अध्यादेश के माध्यम से, और अंत में कोई नया कानून बना सकते हैं अध्यादेश के माध्यम से। असल में दोस्तों ये असल में अवशेष है, कहा जाए इसको रेलिक कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये गवर्नर जनरल को, जो अंग्रेज़ों के टाइम पर, उनको ये अधिकार था अध्यादेश जारी करने का या ऑर्डिनेंस जारी करने का। लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, गवर्नर जनरल को जो अधिकार प्राप्त था अध्यादेश का, वो डिस्क्रिशनरी था, उनका विवेकाधिकार था।
वो अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी कर सकते थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का, इसको बिल्कुल स्पष्ट सुन लीजिए, राष्ट्रपति का ही आप पढ़ते हैं अखबारों में, किताब में, नॉर्मल खासतौर से न्यूज़ पेपर्स में, टेलीविज़न चैनलों पर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। दोस्तों, असल में राष्ट्रपति का इसमें कोई अधिकार नहीं है, ये मंत्रिमंडल का अधिकार है। राष्ट्रपति तो सिर्फ सलाह पर काम करते हैं। तो अध्यादेश जारी करने का सलाह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल देगा। मंत्रिमंडल के सलाह पर ही अध्यादेश जारी किया जाता है। जो आम भाषा में बोलते हैं कि राष्ट्रपति ने जारी किया, असल में राष्ट्रपति का नहीं है, ये मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल सलाह देता है अध्यादेश जारी करने के लिए। एक बात तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर हो गया कि यहाँ पर गवर्नर जनरल की तरह राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के मंत्रणा पर, उनके सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति इसको तभी जारी करेंगे जब संसद का सत्र न चल रहा हो। मतलब अगर संसद का सत्र चल रहा है, संसद की बैठक चल रही है, उस अवस्था में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। तो ये यहाँ भी एक बंधन है, ऐसा नहीं कि कभी भी उन्होंने जारी कर दिया। संसद का सत्र न चल रहा हो तभी अध्यादेश जारी होगा। अब तीसरा आते हैं कि अध्यादेश का देखिए लाइफ कितना होता है, खाली 6 हफ्ता, 6 वीक्स। 6 हफ्ता मतलब कब से? जब संसद की बैठक बैठेगी, जब संसद का अधिवेशन चालू होगा, सत्र चालू होगा, उससे 6 हफ्ते तक ही अध्यादेश का जीवन रहेगा, अध्यादेश प्रभावी रहेगा। अगर संसद चाहे तो उसको उसके पहले वो रद्द भी कर सकती है, डिसअप्रूव कर दिया तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। या एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद में वो सरकार बिल रखेगी, संसद बहस करके जो भी सारी प्रक्रिया बिल पारित करने का है उसको करने के बाद वो एक्ट ऑफ लॉ बन जाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, तब तो वो कानून चालू हो जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन अगर संसद अनुमोदन नहीं करती है, ऐसा कोई बिल पास नहीं करती है, तो इसका लाइफ अध्यादेश का सिर्फ 6 हफ्ते तक रहेगा, 6 वीक्स मतलब 1.5 महीने तक रहेगा, और ये अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। संसद चाहे तो उसके पहले भी उसको नेगेटिव कर सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है, और उससे क्या हो, रद्द कर सकती है, तो रद्द हो जाएगा। संसद अगर कुछ भी ना करे, संसद की बैठक शुरू हुई और संसद ने कुछ नहीं किया, तो 6 हफ्ते में अपने आप ही डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। संसद चाहे तो कानून बना सकती है। आमतौर पे जिसकी सरकार है तो वो उनकी मेजोरिटी होती है, तो बना भी सकते हैं। अब बात आती है कि क्यों जारी करेंगे राष्ट्रपति। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसकी ये है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर देखिए इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर देश के सामने ऐसी कोई चुनौती आ जाए, देश के सामने ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा हो जाएं जिससे को निपटने के लिए, जिसका सामना करने के लिए देश के अंदर जो मौजूदा कानून है वो सक्षम नहीं है, देश के सामने ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए जो कभी नहीं हुआ था। इसका साफ मतलब देखिए ये है कि कोई नई परिस्थिति पैदा हो जाए जिसका सामना करने के लिए, जिससे निपटने के लिए देश में कानून नहीं है। एक बात, संसद का सत्र भी नहीं चल रहा है, इमरजेंसी इतनी है कि संसद का सत्र बुलाने में समय लगेगा, संभव नहीं है। संसद का सत्र बुलाना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? संसद का सत्र बुलाया जाएगा, दोनों हाउसेस बैठेंगी, डिबेट होगा, पहले बिल पेश होगा, उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, फिर उसमें डिबेट होगा, बहस होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तमाम संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे, कटौतियाँ प्रस्तुत की जाएंगी, कट दिए जाएंगे, उसके बाद वो पास होगा, राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे दोनों हाउसेस से। लोकसभा से अगर इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा पास करके राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ से
प्रस्ताव रखा गया तो वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति अपनी संस्तुति देंगे, साइन करेंगे, तब जाकर के वो कानून बनेगा। तो इस तरह से बहुत लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन वक्त की ज़रूरत है, परिस्थितियों की डिमांड है कि अभी तुरंत एक ऐसे कानून की ज़रूरत आ गई है उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं देश के सामने। तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये परिस्थिति आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बात थोड़ा सा इसमें कि अमेरिका में चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग हैं, तो वहाँ का राष्ट्रपति तो इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता कि कोई अध्यादेश जैसी चीज़ वो जारी करे। तो अमेरिका में ये संभव नहीं है। हाँ, इस तरह की स्थितियों की कल्पना की जा सकती है कि भाई देश है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिससे कि तुरंत उससे लड़ने के लिए, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कानून की ज़रूरत है और संसद का सत्र बुलाना संभव नहीं है इतनी जल्दी। उस अवस्था में ये बात की जा सकती है कि राष्ट्रपति को कुछ अधिकार होना चाहिए इस तरह का, या सरकार को होना चाहिए, सरकार का ही है इनडायरेक्टली। यहाँ पर और स्पष्ट करता चलूँ कि अध्यादेश जो है वो इमरजेंसी के हालात के लिए नहीं है। जैसे धारा 352 में है कि विद्रोह, सेना का विद्रोह हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गए, तो इस तरह की कोई बात यहाँ पर होने की नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति को ये स्वयं संतुष्ट होना होता है कि देश के सामने ऐसी कोई विकट स्थिति आ गई है कि अध्यादेश जारी किया जाए, एक स्थिति पैदा हो जाए। इमरजेंसी से इसकी तुलना नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए नहीं है, यहाँ क्लियर कर दें। राष्ट्रपति के स्वयं संतुष्ट होने का इसमें मामला है कि अगर राष्ट्रपति ऐसा सोचते हैं। देखिए, एक आरसी कूपर थे। आरसी कूपर एक पॉलिटिशियन थे और जब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस टाइम पर भी अध्यादेश जारी किया गया था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उस टाइम पर एक पॉलिटिशियन थे विपक्ष के, आरसी कूपर, वो कई बैंकों में शेयर होल्डर थे। उस टाइम पर वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए 1969 में, उन मतलब कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके पक्ष में जो अध्यादेश जारी हुआ था वो उसके खिलाफ। तो उस समय तक ये बात तो होती थी उसके पहले कि अध्यादेश जो है एक अंतिम निर्णय है राष्ट्रपति का, उसको उसमें कुछ और कोर्ट मतलब कि न्यायालय का कोई भूमिका नहीं होगा। लेकिन आरसी कूपर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि नहीं, राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय इस तरह से विचार कर सकता है कि क्या वाकई देश के सामने ऐसी कोई विकट परिस्थिति थी जिससे कि अध्यादेश जारी करने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि यहाँ पर शक हो सकता है कि क्या जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया गया। मान लीजिए संसद को, राष्ट्रपति को अधिकार है सरकार की सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर कि वो संसद का सत्र को जो है कि रोक दें। क्या कोई गलत इरादा तो नहीं है, मालाफाइड तो नहीं है। मान लीजिए सरकार की सलाह पर संसद को स्थगित कर दिया गया, उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब क्या है कि कानून तो बन गया, कानून लागू भी है, वो तो इफेक्टिव होता है, इसके पास पावर ऑफ लॉ है और सरकार बहुत सारे काम कर सकती है, चाहे उसका इरादा सही हो चाहे नहीं हो। मतलब दुरुपयोग हो सकता है इसका। अगर इस तरह से ऑर्डिनेंस जारी करने लगे तो फिर पार्लियामेंट का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आरसी कूपर साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, राष्ट्रपति के इरादों पर चर्चा या क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसके पीछे क्या वाकई ऐसी स्थिति थी कि अध्यादेश की ज़रूरत पड़े, संसद का सत्र बुलाया जा सकता था कि नहीं बुलाया जा सकता था। ये सब तमाम बातें हुई। इंदिरा गांधी के बारे में आपने सुना होगा कि वो बहुत ज़्यादा शक्तियां अपने हाथ में लेकर के काम करती थीं। उसको उन्होंने न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भांपते हुए क्या किया, 1975 में 22 जुलाई 1975 को 38वां संविधान संशोधन लागू किया, ले आई वो।
38वें संविधान संशोधन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, लिख दिया कि अगर राष्ट्रपति कोई, ये इमरजेंसी को लेकर भी था लेकिन मैं उसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी, पहले ऑर्डिनेंस की बात कर लेते हैं। तो 38वें संविधान संशोधन 1975 में 22 जुलाई को पारित हुआ था। उसमें स्पष्ट कर दिया गया लिख करके कि अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो उस ऑर्डिनेंस को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑर्डिनेंस अगर राष्ट्रपति ने जारी कर दिया तो वो न्यायालय में कोई जा नहीं सकता, उसको उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। लगा सर, मतलब कि ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, साफ कर दिया, कोर्ट को ही बाहर कर दिया इंदिरा जी ने। लेकिन सन 78 में इस बीच जनता पार्टी की सरकार आ गई और सन 78 में 44 अमेंडमेंट लागू हुआ, इफेक्टिव हुआ। आपने पढ़ा भी होगा कि 44वें संशोधन में तमाम इंदिरा गांधी के फैसलों को उलट दिया गया था। वो बहुत डिटेल है। ये भी उलट गया, कूपर वाला मामला जो ये था कि 38वां संशोधन भी रद्द हो गया 44वें संशोधन के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थिति भी वही है, मतलब अध्यादेश पर राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उनकी उसको स्वीकार करेगा, उस पर विचार करेगा। तो यहाँ पर ये आ गया कि अब ये अंतिम सत्य नहीं है कि राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय लिया वो अंतिम सत्य है, इसको न्यायालय में बाकायदा चुनौती दी जा सकती है। तो ये न्यायालय की परिधि से बाहर नहीं है। अब आते हैं, अगर कोई सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है यहाँ पर कि अगर कोई सरकार ऑर्डिनेंस ला रही है तो सरकार का मतलब ही हुआ कि उसका संसद में बहुमत है, कम से कम लोकसभा में बहुमत जरूर है, तो वहाँ से वो पारित करा सकती है। तो उसको ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या क्यों पड़ेगी? यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो अगर दमदार मेजोरिटी है दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, उसको कोई डाउट नहीं है, दमदार मेजोरिटी है उसके पास, हैंडसम मेजोरिटी जिसको कहते हैं, तब तो सरकारें ऑर्डिनेंस के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि लोकसभा में ही पारित करा लेंगी, राज्यसभा में पारित करा लेंगी, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तब होती है कि जब उनका बहुमत स्पष्ट नहीं है, या तो वो लोकसभा में ही मिलीजुली बहुमत वाली सरकार है तो उसमें सारे घटक साथ आए नहीं आए, या लोकसभा में बहुमत है राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो उनको पारित कराने में दिक्कत होगी। इस बीच वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से बहुत सारा काम निपटा कर सकते हैं जो वो चाहें। दूसरा है कि ये भी होता है कि अगर बहुमत है भी, मान लीजिए अगर लोकसभा में बहुमत है भी, राज्यसभा में भी है, तो क्या होगा कि अगर बिल उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, प्रस्ताव आया, तो बिल जब लोकसभा में राज्यसभा में संसद के अंदर आएगा, दोनों सदनों में जब भी, उस पर डिबेट होगा, उस पर चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी। जब व्यापक चर्चा होगी तो उसके तमाम प्रॉस एंड कॉन्स आएंगे, तमाम उसकी बातें कही जाएंगी, संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे, हल्ला मचेगा और उसको पब्लिसिटी होगी। तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर नेगेटिव पब्लिसिटी के संभावनाएं ज़्यादा हैं तो सरकार चाहेगी कि वो अध्यादेश के माध्यम से आ जाए। तो ये सब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जब सरकारें मजबूर हो जाती हैं, मजबूर नहीं मतलब जो वो करना चाहती हैं, तो अध्यादेश वो ला सकती हैं, क्योंकि एक डिबेट होगा पार्लियामेंट के अंदर, दुनिया सुनेगी, लोग सुनेंगे, चर्चा होगी, तो तमाम बातें खुल करके आती हैं। हाँ, अगर कोई सेफगार्ड होना चाहिए ज़रूर कि भाई इस तरह से मनमानी करेंगे, कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया, फिर देखो हो सकता है कि देखिए संसद का सत्र साल में 3 बार होता है। अब संसद का सत्र समाप्त तो होते ही ऑर्डिनेंस आप ले आए, 3-4 महीने संसद की बैठक नहीं हुई, सदन का सत्र नहीं आया, उसके बाद 1.5 महीने और उसकी लाइफ है, तो 5-6 महीने तो कानून रह ही सकता है। उसके बाद कभी कभी सरकारें अगर करना चाहें दुरुपयोग, तो एक ऑर्डिनेंस ख़त्म हुआ, फिर दूसरा ऑर्डिनेंस, फिर तीसरा ऑर्डिनेंस, चौथा ऑर्डिनेंस कर सकती हैं। यहाँ पर संविधान ने कोई नंबर संख्या निर्धारित नहीं की है, तो साइलेंट है, यहाँ भी दुरुपयोग हो सकता है। एक सेफगार्ड ज़रूर रखा गया है कि अगर लोकसभा में कोई ऑर्डिनेंस का बिल बना करके पारित करने के लिए लाया जाता है,
तो वहाँ पर ये स्पष्ट करना होगा सरकार को कि किन परिस्थितियों में ये जरूरी समझा गया अध्यादेश जारी करना। क्या चुनौतियाँ देश के सामने आ गई, क्या विकट परिस्थिति देश के सामने आ गई कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ा। वहाँ संसद के अंदर सरकार को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जब उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन अगर बहुमत है तो पारित हो जाएगा, ऐड बन जाएगा। दोस्तों, आज हमने बात करी ऑर्डिनेंस की। वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।